पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूँ पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था हमने, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब कल हमने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ x + 2y + 3z = 6, ठीक है। 2x + 4y + z = 2, 5x + 2y + 3z = 7, ठीक है। ये होती है हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो सब वेरिएबल हो गए, x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 ये जो है इसके कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, जो किसी भी वेरिएबल से एसोसिएटेड नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो जीरो नहीं होता, ठीक है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। यहीं पे अगर 6 की जगह 0 होता, 2 की जगह 0 होता, 7 की जगह 0 होता है, जैसे कल हमने पढ़ा था, उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी बाद में थोड़ा सा देर में डिस्कस करते हैं कि इनकी कंसिस्टेंसी या नॉन कंसिस्टेंसी कैसे होती है। पहले हम देख लेते हैं इसे सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखना है, जो कल हमने सीखा था, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसी तरीके से 1, 2, 3, ठीक है। फिर इनका कोफिशिएंट 2, 4, 1, यहाँ से इसका कोफिशिएंट थर्ड इक्वेशन का 5, 2, 3, इस तरीके से आ गया। फिर हमारे वेरिएबल आते थे, दैट इज x, y, z, ठीक है। अब इक्वल टू में होमोजीनियस इक्वेशन में क्या था, हमारे पास तीनों जीरो थे तो 0, 0 आ जाता था यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, 6, 2, 7, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसे हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स, इसे वेरिएबल वाले को x और इसे बोलेंगे b। तो हम लिख देंगे ax = b। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। ये तो नॉन होमोजीनियस का केस हुआ। होमोजीनियस के केस में क्या बन रहा था हमारा, ax = 0, क्योंकि जो b मैट्रिक्स था वो हमारा 0, 0 था, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ax = 0 था और यहाँ पे ax = b। अब यहाँ तक तो ठीक है, हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स मेरा बना है 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 3, जिसे मैंने a नाम दिया है, और x, y, z को x, और 6, 2, 7 जो इसके इक्वल में था वैल्यू, ठीक है, उसे b नाम दिया है। मैं क्या लिखूंगा, a और b को मतलब कंबाइन करके लिखूंगा, जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कंबाइन करके लिखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, पहले a लिखता हूँ 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 3, और ऐसे डबल डॉट लगा के मैं क्या लिखता हूँ, b मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। b मैट्रिक्स मेरा क्या है, 6, 2, 7, तो लिख लेते हैं 6, 2, 7। ये आगे मेरा देखिए, ये a मैट्रिक्स था, a मैट्रिक्स लिख दिया, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 3, ठीक है। उसके बाद डबल डॉट लगा के मैंने क्या लिखा, ये b मैट्रिक्स लिख दिया, 6, 2, 7, 6, 2, 7, ठीक है। इसे मैंने नाम दिया c मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने a और b को दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब इसे मैं और कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये a डबल डॉट b, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। c हमारा जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशंस बनती है, ठीक है। हमने c मैट्रिक्स देख लिया, ठीक है, जो कि a एंड b को हम कंबाइन करके लिखते हैं, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं कंसिस्टेंसी, कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंसी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉन
होमोजीनियस इक्वेशन। अब जैसे कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट ही होती है, उनका हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब हमें सॉल्यूशन मिले ही ना, और हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन मिले। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट हमारे क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस केस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके लिए क्या है, ए मैट्रिक्स मेरा ये था, ठीक है, और सी मैट्रिक्स मेरा क्या था, ए डॉट बी को दोनों कंबाइन करके लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रैंक ऑफ ए भी जो हमने बनाया है उसकी इक्वल नहीं है, अगर इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूँ, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इस केसेस में क्या बोलेंगे हम कि सॉल्यूशन हमारा जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, उसे हम वहीं के वहीं छोड़ देंगे, उससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते उसे हम। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो हमने जैसे होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था, तो सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि यूनिक कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पढ़ा था रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अगर मैं लिखता हूँ रैंक ऑफ सी, सॉरी, यहाँ पे जो कंसिस्टेंट आएगा ना, कंसिस्टेंट का मतलब यही होगा, रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ठीक है, ये तो हुआ कंसिस्टेंट होने का मतलब। कंसिस्टेंट तभी होगा जब दोनों की रैंक जो है वो सेम रहेगी, ए और सी की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो गया, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, मतलब नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है। मतलब इस तरीके से देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे तीन हमारे, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारे तीन वेरिएबल थे, यहाँ पे देख लेते हैं एक्स वाई जेड। अब मान लो ए की रैंक आ जाती है 3, ठीक है, और सी की भी रैंक आ जाती है 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, मतलब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ अननोन भी हमारे 3 है, तो यहाँ पे इस केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे और अच्छे से, जैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे रैंक ऑफ सी के इक्वल तो होगी, तभी तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा लेस देन नंबर ऑफ अननोन। मतलब यहाँ पे जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ, तो मान लीजिए इसकी रैंक हो जाती है ए की 2 और मैट्रिक्स सी की भी रैंक 2 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास 3 है ना, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो हो गया, बट ये अननोन से कम है, तो यहाँ पे हमारा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसे ड्रॉ कर लेना। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, कुछ यूनिक सॉल्यूशन के करते हैं, कुछ अपने इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या कहा है, फाइंड द सॉल्यूशन वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन हमें क्या दी गई, 2x प्लस 6y इक्वल टू -11, 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल टू -3 एंड 6y माइनस 18z इक्वल टू -1। ये हमारे पास तीन इक्वेशन दे दी हमें, 2x प्लस 6y इक्वल टू -11, 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल टू -3, 6y माइनस 18z इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब जब हमने सीखा था मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 2 6, z यहाँ पे है नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहेगा। यहाँ पे क्या 6 20 माइनस 6 0 प्लस 6 माइनस 18, ये a हुआ, और हमारे वेरिएबल क्या है x y z इक्वल टू हमारा क्या है -11 -3 -1।
ये हमारे इक्वल टू में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स बनता है AX इक्वल टू बी, जो कि होमोजीनियस में हमने देखा था AX इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, AX इक्वल टू बी ये तो हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि हमें इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसे, जिसे हम सी मैट्रिक्स भी बोलेंगे अगर मैं लिखूँ तो, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म मेरी क्या होगी, 2 6 0 6 20 -6 और 0 6 -18, ठीक है। डबल डॉट, फिर क्या लिखना है, जो भी इक्वल में मतलब बी मैट्रिक्स लिखना है, -11 -3 -1, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। मतलब ये हमारा ए हुआ, ये डॉट बी। अब मुझे क्या करना है, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसकी रैंक फाइंड करनी है, ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स की कि रैंक कैसे कैसे आती है इसकी। तो देख लेते हैं हम रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, R1 R2 R3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगाता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो 2 है। अगर सेकंड रो से मैं, क्योंकि मुझे पता है ना पहले ये वाला एलिमेंट 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है, फिर उसके बाद ये 0 करना है, एक एक करके ऐसे ही हम 0 करते हैं। तो R2 में से अगर मैं R2 में लगाऊं, तो R2 में से अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इस रो 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मेरा 6 - 6 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 3R1। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 3R1 लिखते हैं। तो 3 × 2 6, 3 × 6 18, 3 × 6 3 × 0 0 एंड हियर 3 × -11 -33, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट किससे करना है, सेकेंड रो से। तो सेकेंड रो लिख लेते हैं 6 20 -6 -3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 - 6 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो फर्स्ट रो मेरी एज इट इज रहेगी 2 6 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन सेकंड रो में लगा रहा हूँ। तो सेकंड रो में देख लेते हैं, 6 - 6 0, 20 -18 2 -6 -0 -6 एंड हियर -3 -33। तो 33 प्लस का हो जाएगा -3, तो यहाँ पे मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब रो 3 भी मैं सेम एज इट इज उसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो जैसे एज इट इज रख लेंगे 6 0 6 -18 -1, ठीक है। ये हमारी रो 1, ये रो 2, ये रो 3। अब देखिए ये मेरा 0 हो चुका है, ये एलिमेंट 0 हो चुका है। अब क्या करूँगा मैं, इस एलिमेंट को 0, अब इस एलिमेंट को कैसे 0 कर सकते हैं, अगर मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाऊं, दैट इज R3 - 3R2, मतलब इस R2 में 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा, और माइनस कर दूँ तो 6 - 6 मेरा 0 हो जाएगा। देख लेते हैं इसे कैसे होगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड रो को तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो उसे एज इट इज रखेंगे, लिख लेते हैं 2 6 0 -1 11 सॉरी 0 2 -6 30। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं थर्ड रो में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लेते हैं रफ में। अब 3R2 लिखते हैं पहले, तो 0 3 × 2 6 3 × -6 -18 एंड हियर 90 3 × 30, ओके 90 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है R3 लिख लेते हैं 0 6 -18 और यहाँ पे -1। अब इसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो मैंने ऑपरेशन लगाया है ये R3 तो R3 - 3R2, ठीक है। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, 0 - 0 0 6 - 6 0 -18 0 और यहाँ पे -1 -90, तो कितना हुआ, माइनस के 91, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया सी मैट्रिक्स, जिसमें क्या है, ये तो तीनों मेरे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। अब मैं इसे करना भी चाहूँ 0 तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे इन पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है, ये हमारा ए मैट्रिक्स था, ये हमारा बी मैट्रिक्स था
और हमने क्या लिखा था, सी मैट्रिक्स जो है ए बी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर मैं रैंक ऑफ ए की बात करूं, मैट्रिक्स ए की रैंक पर्टिकुलरली इसकी रैंक कितनी हो गई, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ऐसे देखेंगे आप इसे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हमारी 0 है, तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितनी हुई इसमें, 2, तो रैंक ऑफ ए तो हो गई 2। और रैंक ऑफ सी की बात करूं इस पूरे मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे क्या है, 3 रो है मेरे पास, लेकिन जो चौथी रो है उसके सिर्फ 3 ही एलिमेंट 0 है, चौथा एलिमेंट 0 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ सी होगी वो होगी 3। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। मतलब जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया रैंक ऑफ ए वो सी के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या बनता है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा था अभी, जब ऐसा हमारे पास कुछ होगा, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी या फिर रैंक ऑफ सी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा इनकंसिस्टेंट का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे हमारा सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल है हमारा, इसमें हमें कहा गया है टेस्ट द कंसिस्टेंसी, कि मतलब इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं, और कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4x1 माइनस x2 इक्वल टू 12, माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 2x2 4x3 इक्वल टू माइनस 8। ये हमारे पास जो इक्वेशंस का सेट है, 3 इक्वेशंस है हमारी इसमें। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है जैसे हम लिखते आए हैं। तो लिखते हैं, तो 4 माइनस 1 0, और यहाँ पे सॉरी ये हुआ मेरा -1 5 -2 0 -2 4। वेरिएबल क्या है मेरे, x1 x2 x3, इक्वल में मेरे पास क्या है 12 0 -8, ये मेरे पास इक्वल में। तो ये क्या हुआ, a एक्स बी, मेरा जो मैट्रिक्स हुआ ए एक्स बी की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो ठीक है, ए एक्स बी की फॉर्म में मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसे हम सी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, ताकि फर्दर हम इसे सोल्व कर पाए। तो 4 -1 0, डबल डॉट लगा के मैं 12 -1 5 -2 0 0 -2 4 एंड हियर -8। इस तरीके से मेरा क्या हुआ, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने लिख लिया इसे ए डॉट बी की फॉर्म में। अब वही करना है मुझे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने और चेक करना है इसकी रैंक को, कि इसकी रैंक क्या क्या आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस -1 को ऊपर ले जाता हूँ, ये R2 ये R3, ताकि मैं आसानी से, थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाए क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज मैंने बताया था, ये भी ऑपरेशन होता है हमारा। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इंटरचेंज कर लेते हैं R1 से R2 को। तो जब R2 ऊपर जाएगी मतलब, और R1 R2 की जगह आ जाएगी, तो -1 5 -2 0, और यहाँ पे क्या हुआ 4 -1 0 12 0 -2 4 -18। R3 तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो R3 एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आगे फर्दर ऑपरेशन इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं।
अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये मेरी R1 R2 R3। मैं अगर क्या करता हूँ, जो R2 है उसमें ये कर देता हूँ 4R1, मतलब R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देता हूँ, तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रफ लिखता हूँ, ठीक है, 4R1 लिखते हैं तो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें पूरी R1 में, 20 -8 एंड 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट इसे ऐड किस में करना है, R2 में, ये ऑपरेशन R2 में लगा रहा ना, तो R2 हमारा क्या हुआ 4 -1 0 12, ये आ गया। अब देखते हैं इसे आगे क्या आएगा हमारा, ये C मैट्रिक्स है, R1 एज इट इज -2 0, ऑपरेशन में किस में लगा रहा हूँ R2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं R2 ये थी हमारी और R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया था, तो 4 + 4 0 -1 + 20 19 प्लस का और 0 + -8, तो यहाँ पे -8 एंड 12 + 0 12। R3 मेरा एज इट इज रहेगा, उसे मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, -2 4 -8। इस तरीके से मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। मतलब मैंने क्या किया, ये एलिमेंट को 0 कर लिया, ये एलिमेंट मेरे पास पहले से ही 0 था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, R3 में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R3 + 2/19 R2। मतलब मैंने क्या किया, R2 में 2/19 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2/19 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस एलिमेंट में, तो 19 से 19 कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो एलिमेंट मेरा 0 बन जाएगा। देख लेते हैं इसे एक बार रफ में। ठीक है, 2/19 R2 लिखते हैं पहले, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा, 2/19 R2 करके लिखूंगा जब मैं, तो 19 से 19 कट जाएगा, 2 बच जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या आएगा, -16/19 2/19 जब मैं करूँगा, और यहाँ पे क्या आएगा 24/19। अब इसे ऐड किस में करना है, थर्ड रो में, तो थर्ड लिख लेते हैं, -2 4 -8, इस तरीके से आ गया। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो जब हम ऐड करेंगे देख लेते हैं क्या आता है, -5 -2 0, R1 तो मेरा एज इट इज रहेगा, ऑपरेशन में किस में लगा रहा हूँ, थर्ड में, तो सेकंड भी एज इट इज रहेगी। देख लेते हैं 0 + 0 0, -2 + 2 0, 4 -16/19, इसे सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा 76 - 16 60/90 19, और यहाँ पे हमारा आएगा -128/9 सॉरी 19। एक बार देख लेते हैं इसे क्या आने वाला है हमारा, -8 + 24/19। ठीक है, देख लेते हैं इसे, 128/90। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये मैट्रिक्स हमारा सोल्व करके आ जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एलिमेंट हमने 0 कर लिया, ये एलिमेंट ये कर लिया, ये एलिमेंट कर लिया, लेकिन इससे आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ए मैट्रिक्स था इतना, अगर मैं बात करता हूँ, और ये पूरा सी मैट्रिक्स था, तो जो रैंक ऑफ ए कितना है 3 आया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी हम रो को 0 नहीं बना पाए। और होल मैट्रिक्स की मैं बात करूँ, सी मैट्रिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैंक इसकी भी 3 है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी रो हम पूरी तरह 0 नहीं बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी विच इज 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन तो हमारा कंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है, वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, जो वेरिएबल है वो भी 3 है, तो लेस देन तो 3 नहीं है ना, 3 तो इक्वल के 3 रहेगा ना, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी कितनी है 3, और वेरिएबल भी हमारे 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, मतलब ये नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है हमारी,
तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अब ये तो हुआ यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करें वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा यूनिक आ गया, हमें इतना पता लग गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने सी मैट्रिक्स लिखा ना, ये फिर से हम इस वाले मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे Ax इक्वल टू बी में। ठीक है, मतलब जो ये ए मैट्रिक्स हमारा आया था ना, ये हम इस ए से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और बी के जो एलिमेंट पहले ये थे लेकिन अब ये हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये रखेंगे, इस तरह से इसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स था Ax इक्वल टू बी में अगर मुझे लिखना है तो पहले तो मेरे पास ए मैट्रिक्स था 4 -1 0 -1 5 2 0 -2 4, लेकिन अब मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है -1 5 -2 0 19 -8 एंड 0 0 60/19। ये तो होगा ए मैट्रिक्स। एक्स तो हमारा वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे ना, दैट इज x1 x2 x3, पर ये किसके इक्वल रहेंगे, जो हमारा फिलहाल ये मैट्रिक्स आया। जीरो 12 एंड -128/19। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे सोल्व कैसे करना है। जैसे मैंने सोल्व करना आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में। अब इन्हें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी, x1 + 5x2 - 2x3 = 0। ठीक है, दूसरी हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 0 × x2 0 हो जाएगा, तो 0 × x1 0 होगा ना, तो 19 × x2 - 8x3 विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये 0 0 x1 x2 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 60/19 x3 = -128/19। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये 1 2 3 नई इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से मैं x3 फाइंड कर सकता हूँ। x3 फाइंड करूँगा तो कितना आएगा, -128/60। इस तरीके से जो भी कुछ वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब फिर x3 मेरे पास आ गया तो फिर सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके x2 निकल जाएगा, और फिर x2 x3 आ गया तो यहाँ से x1 निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। तो इस तरह हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट में एक कंडीशन आ गई है यूनिक सोल्यूशन वाली, एक आएगी इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली। इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे जो भी कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, वरना हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन या क्वेरी को। ठीक है, हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। थैंक यू।